करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम किसी भी यूनिट सेल को पढ़ेंगे तो सभी यूनिट सेल में कुछ एक पॉइंट कॉमन है जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम ए और आर के बीच में रिलेशन की बात करेंगे, उससे भी पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब सबसे पहले आपको बताऊंगा वो यूनिट सेल दिखता कैसे है, फिर ए और आर में रिलेशन क्या है, फिर जब ए और आर में रिलेशन हम निकाल लेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हम लोग कैलकुलेट करेंगे Z, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब मैं कोई भी यूनिट सेल आपको बताऊं उन सब में यही सीक्वेंस रहेगा, राइट। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, जिसे हम लोग बेसिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ये जो यूनिट सेल है बच्चों, इसका जो डायग्राम है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एटम सभी कोने पे बैठे हैं। एटम केवल कॉर्नर पे बैठा हो उसे हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव, राइट। ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। जब हम इसका पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब एटम के सेंटर को जिसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, उसे एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, और स्ट्रेट लाइन से जोड़ के जब हम इस डायग्राम को पेपर में बनाते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा नजर आता है। ये जो सेकंड वाला डायग्राम है इसे मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम लोग एससीसी का पेपर प्रेजेंटेशन बोलूंगा। पेपर प्रेजेंटेशन यानी कि उसे हमने पेपर में कैसे प्रेजेंट किया है, ओके। ये जो आपके सामने बना है दिस इज द पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ एससीसी, राइट। अब देखो बच्चों, इसमें आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। व्हाट माय क्वेश्चन इज, इसमें आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं? तो मुझे कोई भी बच्चा बता सकता है सर 4 ऊपर 4 नीचे यानी टोटल 8 एटम हमें नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअली जितने नजर आते हैं किसी भी यूनिट सेल में उतने एटम नहीं होते। द लॉजिक इज वो जो एटम होते हैं बाकी दूसरे यूनिट सेल में डिवाइडेड होते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये जो कॉर्नर का एटम है ऐसे बाकी 8 यूनिट सेल में डिवाइड है। तो जब वो कहीं और डिवाइड है तो उसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली इस यूनिट सेल में नहीं होता। कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर, जो हमने कवर किया एससीसी का। इसमें एटम कहां बैठा होता है? केवल कोने पर। तो हमने कोने पर एटम को कुछ इस प्रकार से बना लिया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। जब भी हम ए और आर की रिलेशन निकालेंगे तो हम ये सोचेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस ये होगा, अपने को ऐसे एटम खोजने हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब टचिंग एटम खोजने हैं। बताओ ऐसे कौन कौन से एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कोने का एटम है और जो ये कोने का एटम है, ये दोनों एटम आपस में टच कर रहे हैं। यस और नो? ये जो दोनों एटम है आपस में टच कर रहे हैं। जब हम ए और आर के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो लेट से इसका रेडियस है आर, लेट से इसका रेडियस है आर, और ये पूरी की पूरी लेंथ है ए बोले तो एज लेंथ। आप आसानी से देख सकते हैं आर प्लस आर यानी कि 2r बराबर ए। तो यहां से 2r बराबर ए मतलब आर और ए में रिलेशन आ गया, r इक्वल टू a/2। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, r इक्वल टू a/2। जब हम किसी भी यूनिट सेल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना लिया। ए और आर में रिलेशन निकालेंगे, निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम दैट इज, जिसे हम लोग कहते हैं, इस बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि उसमें जो एटम की पोजीशन है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। बच्चों बताओ इसमें टोटल कितने एटम हैं? 8। उनकी पोजीशन कहां कहां है? कॉर्नर पे। जो कॉर्नर के एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, मतलब 8 इंटू 1/8 बोले तो 1। अब जो मैं कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा, देखने में आपको नजर आता है इसमें 8 एटम है, देखने में आपको नजर आता है इसमें 8 एटम है, लेकिन इफेक्टिवली वो एक एटम के बराबर आता है। ये कहने का मतलब है देखने वाले को लगेगा कि इस यूनिट सेल का जो वेट है वो 8 एटम के वेट के बराबर है, विच इज रॉन्ग। वास्तविकता तो ये है कि इसका जो वेट होगा वो एक एटम के बराबर होगा, क्योंकि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमें यह बताता है कि वास्तविकता में उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, ओरिजिनल कितना है, एक्चुअल कितना है। इज दिस क्लियर? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नजर आते हैं? 8, बट प्रैक्टिकली इफेक्टिवली कितने हैं? 1। वेट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। सारी चीजें किसके बराबर होंगी? 1 एटम के बराबर। यह मतलब होता है इफेक्टिव कहने का।
तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड हमने निकाल लिया। नेक्स्ट टर्म है पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब बताता हूं, राइट। इमेजिन करो इसमें ये सेकंड वाला कॉर्नर है, दिख रहा है आप सबको, ये वाला, इसको बोल रहा हूं मैं, इसको, ठीक है। ये किसी मार्केट का डायग्राम है, मतलब कोई मार्केट होगा, उस मार्केट का ये चित्र आपके सामने लगा हुआ है, उसमें हम ये सेकंड वाला कॉर्नर चुन रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाला कॉलम चुन रहे हैं। ये जो सेकंड वाली रो है बच्चों, लेट से इमेजिन करते हैं कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है 500 मीटर क्यूब ले लेते हैं। लेट से टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 मीटर क्यूब। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तो सामान भरा जाएगा, वो कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है, आंसर है 500 मीटर क्यूब। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखो बच्चों, तो ध्यान से देखने पर समझ में आएगा कि जैसे सारे के सारे बॉक्स यहां पे रखे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सारे बॉक्स में ऊपर कुछ जगह खाली है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं रेड कलर से ये ऊपर जगह खाली है, ऑक्युपाइड नहीं है। और जैसे हम यहां पहुंचते हैं तो यहां पे स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस वैकेंट और ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना था बच्चों, 500 मीटर क्यूब। माय क्वेश्चन इज, क्या 500 मीटर क्यूब का 500 मीटर क्यूब सारा ऑक्युपाइड है? क्या 500 मीटर क्यूब का 500 मीटर क्यूब सारा ऑक्युपाइड है? क्या ऑक्युपाइड वॉल्यूम टोटल 500 मीटर क्यूब है? तो आंसर है नहीं। इमेजिन करो टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम है 400 मीटर क्यूब, जो हमें बताता है इसमें कितना वॉल्यूम खाली है। तो कितना खाली है, 100 मीटर क्यूब। अगर कोई मुझसे कहता है कि इस रो की, इस वाले रो की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो मैं कहूंगा टोटल वॉल्यूम है 500, उसमें से ऑक्युपाई है 400, ये है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अगर इसे हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो इंटू 100 कर दूंगा, यानी आएगा 80%। यानी सर इसका जितना टोटल वॉल्यूम है मात्र उसका 80% ही ऑक्युपाइड है। लिसन केयरफुली, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम भरा हुआ है, टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है। क्लियर। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग अपने यूनिट सेल में लगाते हैं। यूनिट सेल में लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी, जरा वो देखना। अगर आप ध्यान से अपने इस एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखो, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखने में तो आपको 8 एटम नजर आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में इसमें 8 नहीं, केवल 1 एटम है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, अगर आप देख पाओ तो इसमें बहुत सारा वॉल्यूम जो है वो वैकेंट है। मतलब इसमें अभी बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली पड़ा है। बोलो हाँ या ना। तो क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें कितना वॉल्यूम भरा हुआ है। हम जानना चाहते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, और इसी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो लॉजिक क्या होगा, वही वाला, क्या, टोटल वॉल्यूम कितना था, 500 मीटर क्यूब, अभी जो मैं समझा रहा था, उसमें से हम पता कर लें कितना ऑक्युपाइड वॉल्यूम है। तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, इनटू 100 कर दे, परसेंट मिल जाएगा। द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर आवर यूनिट सेल। क्लियर। फॉर्मूला वही, क्या, नीचे 500 ऊपर 400, मतलब नीचे टोटल वॉल्यूम ऊपर ऑक्युपाइड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो अपन ने बना लिया फॉर्मूला, क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, और ऊपर है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। अब बात चल रही यूनिट सेल की, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और ऊपर हो गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। बच्चों मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, हमारा जो यूनिट सेल है वो देखने में कैसा है? हमारा जो यूनिट सेल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो देखने में कैसा है बच्चों? क्या ये क्यूब है? क्या ये क्यूब है? और एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्या वो एक क्यूब है? एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्या वो एक क्यूब है? यानी इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, एक क्यूब। यानी यहां पे तो अपने को एक क्यूब लिखना है, समझ में आ गया। अब आते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, मतलब ये जो यूनिट सेल है इसमें एटम ने कितना वॉल्यूम घेरा हुआ है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस एससीसी में, मैं एससीसी की बात कर रहा हूं, इस एससीसी में देखने के लिए कितने एटम है? इस एससीसी में देखने के लिए कितने एटम हैं? आप कितने एटम आपको नजर आ रहे हैं? कितने एटम देखने के लिए हैं? एंड आंसर इज 8। फिर मेरा अगला सवाल है, इफेक्टिव एटम कितने हैं?
वास्तविकता में कितने हैं, सच्चाई में कितने हैं। देखने को तो खूब नजर आ रहे हैं पर सच्चाई कितने की है, एक एटम की। मेरा अगला सवाल है एससीसी यूनिट सेल में जो मैं वॉल्यूम लूं, ऑक्युपाइड वॉल्यूम, वो 8 एटम का लूं कि एक एटम का लूं। जो मैं ऑक्युपाइड वॉल्यूम लूं वो 8 एटम का लूं कि एक एटम का लूं। आप सबने बिल्कुल सही कहा सर, एक एटम का लूं। यार एक एटम का क्यों लें, क्योंकि इफेक्टिव, मतलब अगर इफेक्टिव 10 होता, लेट्स से इफेक्टिव 10 होता तो हम कितने का वॉल्यूम लेते, 10 का। अगर इफेक्टिव 4 होता तो हम कितने का वॉल्यूम लेते, 4 का। अगर इफेक्टिव 2 होता तो हम कितने का वॉल्यूम लेते, 2 का। यस और नो, मतलब अपने को तो ये देखना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं। जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है उसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम जो कि स्फेरिकल है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो हमारे सामने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन V। बिल्कुल फील करना यार, 500 400, नीचे लिखा 500 ऊपर लिखा 400। 400 पता कैसे करें, पता करो कितने एटम है, जितने एटम है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो, बोलो। बच्चों आप सबके सामने एक पेज होना चाहिए और एक पेज में आप ऐसे लिखते चलोगे। तो सबसे पहले लिख लो एससीसी, लिख लो सबसे पहले लिख लो एससीसी, उसमें लिख लो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिख लो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जो मैं कुछ देर पहले बताया था। तो वहां लिख लो आर बराबर a/2, लिख लो फर्स्ट पॉइंट, लिख लो आर बराबर a/2, बना लिया। फिर सेकंड पॉइंट लिख लो z बराबर 1, लिख लिया। अब थर्ड पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर, पैकिंग एफिशिएंसी का हमने फॉर्मूला बना लिया Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन V। अब देखो कैसे निकाल रहे, सुनिएगा। तो चलो चलते हैं एससीसी के पास। किसके पास चल रहे बच्चों, एससीसी के पास। तो एससीसी का हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी, वही हमने फॉर्मूला लगाया Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन V। V कितना है, a क्यूब, तो रख दिया सारी वैल्यूज, यहां रख दिया a क्यूब, ऊपर लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब आर और ए कैंसिल नहीं होगा तो इस आर को हमने ए के फॉर्म में लिखा और अभी मैंने आपको बताया था आर बराबर a/2। तो जहां आर है वहां लिख दिया a/2 और क्यूब किया, उसे सॉल्व किया। जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने आता है π/6। π/6 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 52.4%। आप देख के हैरान रह जाओगे, क्या इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो मात्र 52% है। मतलब फील के लिए रफली हम बोल देते हैं 50%। यार देखने में आपको 8 एटम नजर आ रहे थे, देखने में आपको कितना भरा फूला ये चित्र नजर आ रहा था, लेकिन भैया इसमें अभी 50% जगह भरी है, लगभग 50% जगह खाली है। जस्ट इमेजिन यार, कितना ज्यादा ऑक्युपाइड लग रहा, बट जितना ऑक्युपाइड लग रहा उतना नहीं है। इसमें लगभग 50% जगह खाली है, लगभग 50% जगह भरी है। क्लियर, तो जब इसे हम एग्जैक्टली बोलते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी आई 52.4%, यानी कितना स्पेस वैकेंट है, कितना स्पेस वाइड है, वाइड स्पेस यानी कि वैकेंट स्पेस, वाइड स्पेस यानी कि वैकेंट स्पेस। तो 100 में से 52.4 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 47.6%, लगभग 50 मान ले फील के लिए। यार सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बहुत सारी जगह खाली है। बच्चों मैं आप सबसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, जब कहीं अपन जाते हैं घूमने फिरने या जब बच्चे कोटा से घर जाते हैं, राइट, तो वो अपना सूटकेस पैक करते हैं। ओके, तो इमेजिन करो ये आपका सूटकेस है, ठीक है, आपका सूटकेस है, आप इसे पैक कर रहे हो। अब जब आप सूटकेस अपना पैक कर रहे हो, ओके, तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका जो सूटकेस पैक हो रहा है उस सूटकेस में जब आप अपना सामान रखते हो, क्या रखते हो, सामान, तो वो सामान अगर हम बिल्कुल अरेंज फॉर्म में रखें, मतलब सारी बुक्स हैं और सारा कुछ है, सूटकेस का जितना वॉल्यूम था वो सारा का सारा वॉल्यूम आपने 100% ऑक्युपाइड कर लिया। मतलब बिल्कुल रिजिड फॉर्म में, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्म में सारा सामान रखा है। और वहीं पे एक बच्चे ने जो पैकिंग करी उसमें सामान सारा तितिर बितर करके बिखरा हुआ रखा है, मतलब कहीं पे बुक है, कहीं पे कुछ ऐसे उसने भर दिया सारा। तो जब वो सूटकेस लेके जाओगे, राइट, एक बच्चा जिसमें सारा सामान बिल्कुल वेल अरेंज फॉर्म में है, एक भी स्पेस खाली नहीं है, एक बच्चा जिसमें सारा सामान तितर बितर बिखरा पड़ा है और सारा का सारा स्पेस ऑक्युपाइड नहीं है। जब दोनों सूटकेस लेके जाओगे तो कुछ देर ट्रेवल करने के बाद अगर हम सूटकेस को मूव करें, कहां सारा सामान मिक्सअप होगा, किस सिचुएशन में सामान मिक्सअप होगा, पहले वाले सूटकेस में कि दूसरे वाले सूटकेस में, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। बहुत बढ़िया, शानदार, जिसमें वॉइड है। मेरा अगला सवाल,
कौन सा सूटकेस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा सूटकेस ज्यादा स्टेबल है, द फर्स्ट वन और सेकंड वन, जहां सारा सामान वेल अरेंज फॉर्म में रखा है, जहां एक भी स्पेस नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल है कि जहां सामान बिखरा हुआ है, कुछ भी है वो स्टेबल है। आप सब ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया सर, जो पहला वाला है वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा रिजिड है। इन द सेम वे नेचर भी ऐसा करता है। भगवान जब सॉलिड का अरेंजमेंट कर रहे थे, जब सॉलिड को बना रहे थे, तो ऐसे सॉलिड बहुत ज्यादा स्टेबल पाए गए जिनमें पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, जिनमें वैकेंट स्पेस बहुत कम था। ऐसे सॉलिड बहुत रिजिड पाए गए जिनमें पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम थी, जिनमें पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। मतलब जितना कम वाइड स्पेस होगा, जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगा, वो सॉलिड उतना रिजिड होगा, वो सॉलिड उतना स्टेबल होगा। क्लियर? तो आपने ये फील करना था यार कि जितना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगा, वो सॉलिड की स्टेबिलिटी के लिए, वो सॉलिड की रिजिडिटी के लिए, वो सॉलिड के लिए उतना अच्छा होगा। क्लियर? तो खैर ये तो बात हो गई हमारी एससीसी की। मैंने आपसे कहा था मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा एससीसी से रिलेटेड। तो क्या क्या? स्ट्रक्चर कर लिया, ए और आर में रिलेशन कर लिया, जेड की वैल्यू 1 कर लिया, पैकिंग एफिशिएंसी पाई बाय 6, ये भी लिखना आपने उस एक पेज में, पैकिंग एफिशिएंसी पाई बाय 6 और 52.4%। पाई वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे और परसेंट वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे। पाई बाय 6 और 52.4% कर लिया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बताता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम। क्या बोला मैंने? नियरेस्ट नेबरिंग एटम। नियरेस्ट नेबरिंग एटम मतलब सबसे करीब कितने एटम है, सबसे करीब। मैंने करीब नहीं बोला, मैंने क्या बोला? सबसे करीब। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक की, एससीसी की। तो एससीसी में हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट? तो इमेजिन करो हमारे सामने ये क्यूब है, ठीक है? पहले ऐसे इमेजिन करते हैं, ये क्यूब है। अब क्यूब है और ये प्रिमिटिव है, ये सिंपल क्यूबिक है। तो प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि इसमें जो एटम है वो केवल कोने पर है, कोने पर नहीं, केवल कोने पर है। तो एक कोना ये वाला हो गया, एक कॉर्नर पर ये एटम, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इज दिस क्लियर? टोटल कितने कॉर्नर हैं बताओ? टोटल कितने कॉर्नर है? 8। अब सभी कॉर्नर पे एटम बैठा है, अपने को किसी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। लेट्स से हम इसका बता रहे हैं, ठीक है? अब हम बताने वाले हैं ऐसे कितने एटम हैं जो इसको टच कर रहे हैं, ऐसे कितने एटम हैं जो इसके करीब हैं, ऐसे कितने एटम हैं जो इसके नियरेस्ट हैं। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए। एक पीछे, एक आगे, एक नीचे, एक ऊपर, एक पीछे, एक आगे, एक नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, 2 2 4 2 6। हेलो, बोलो कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, बोलो कितना? टोटल हो गया 6। अगर किसी बच्चे को वैसे नहीं दिखता तो ऐसे देख सकता है, जो डायग्राम यहां पे बना है। ये जो डायग्राम है बच्चों, इसमें अपने सामने ये जो पिंक वाली बॉल है, हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अगेन हमें बताना है ऐसे कितने एटम है जो इसको टच कर रहे हैं। क्लियर? तो वही वाली बात है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब कितना हो गया? 6। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एससीसी 6? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नियरेस्ट नेबरिंग एटम, सबसे करीबी कितने एटम है हमें ये बताना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप अपने उस पेज में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। बोलो लिख लिया, बोलो लिख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? ऑलराइट, ये थी सारी कहानी एससीसी की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बीसीसी में। जब हम बीसीसी पढ़ेंगे तब भी वैसे पढ़ेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको ए और आर में रिलेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड बताऊंगा, फिर मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताऊंगा और फिर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। तो चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। बच्चों इसका नाम क्या है? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड बोले तो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड बोले तो बीसीसी। इसका फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। प्लीज शब्दों को रिपीट करते रहना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसा कि इसका नाम ही इतना मतलब बता रहा है कि इसमें जो एटम है वो बॉडी सेंटर्ड है, मतलब कोने पर तो है ही सही, कोने के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे है। अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा, ध्यान से देखिए जरा,
हमारे सामने 4 एटम ऊपर है, 4 एटम नीचे है, एक एटम बॉडी के सेंटर पे है। बोलो बच्चों, क्या ये डायग्राम आप सबको जो नजर आ रहा ये बीसीसी का है? क्या ये डायग्राम आप सबको जो नजर आ रहा वो बीसीसी का है? यस। जब हम इसका पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब इन एटम के सेंटर को लैटिस पॉइंट मान लेते हैं, लैटिस पॉइंट मान के इसे हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसा। ये जो डायग्राम बना है, जब इसे हम और अच्छे से विजुलाइज करते हैं तो जरा थर्ड वाला डायग्राम देखिएगा। थर्ड वाले डायग्राम में जो कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे है, कोने वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, जो बॉडी के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन 100% 1। इस प्रकार से ये बॉडी सेंटर हमें नजर आता है। तो सबसे पहली बात होगी स्ट्रक्चर की, हमने बना लिया। बोलो बना लिया। सबसे पहली बात होगी स्ट्रक्चर की, हमने बना लिया। बोलो बना लिया। नेक्स्ट चलते हैं ए और आर में। तो जैसा मैंने आपसे कहा, जब हमें ए और आर की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें ऐसे एटम को खोजना होगा, हमें ऐसे एटम को सोचना होगा जो एक दूसरे को टच करते होंगे। बच्चों, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये थर्ड डायग्राम देखो, बताओ ऐसे कितने एटम है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? सवाल ध्यान से सुनना, ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? एट अ टाइम ऐसा कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखो तो जिन बच्चों ने आंसर दिया 3, मुझे उनका जवाब चाहिए, जरा सुनना ध्यान से। एक कोने वाला, एक बॉडी सेंटर वाला, एक कोने वाला, ऐसा नो। तो एट अ टाइम ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। एट अ टाइम ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार से ऐसे उधर वाले भी टच कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो टोटल कितने टच कर रहे हैं? 6। मेरा पहला सवाल क्या था? टोटल कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो कितने एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और एक सेंटर वाला हो गया कॉमन 5। हेलो, सवाल जो पूछू बस उसका जवाब देना है। मेरा पहला सवाल आपसे था, ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? क्लियर? आपने मुझे जवाब वो दिया जो आपके दिमाग में बैठा है। बस यही कॉमन सेंस और फोकस का ट्रिक है। मेरा सवाल था, ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3, हाँ या ना। उधर से देखा 4 5, सेंटर वाला कॉमन है तो अपन देख रहे हैं 1 2 3 4। फिर ये वाला भी देखो ना यार, 5 और 6। हेलो, यस और नो? नहीं समझ पाए? ऐसे ही कॉर्नर, तो जितने कॉर्नर है एग्जैक्टली, तो आंसर है 9। ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो ये कोने वाला बॉडी सेंटर का टच है। आंसर इज 9। किसको समझ में आया? मैंने डिफरेंट टाइप का सवाल आपसे पूछा, ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो आंसर है 9। क्या सबको समझ में आया? या कोने वाले टच कर रहे हैं ना? आ गया। अब मेरा अगला सवाल, ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को एट अ टाइम टच करे? कोई एक सिचुएशन सोचो। तो एक हो गया ये कोने वाला, एक हो गया ये बॉडी का सेंटर वाला, और एक हो गया ये कोने वाला। ये जो कोना है और ये जो बॉडी का सेंटर है और ये जो कोना है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। तो एट अ टाइम कितने टच कर रहे हैं? 3। किसी एक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ए और आर में रिलेशन। तो इसको अपन थोड़ा जूम करके बनाते हैं कुछ ऐसा। ये कोने वाला हो गया, ये बॉडी का सेंटर हो गया, कोने वाला हो गया। कोने से बॉडी का सेंटर और कोना, ये जो है ये है बॉडी डायगोनल। अगर आप ध्यान से देखो ये वाला डायग्राम, ये जो लाइन है, ये लाइन है बॉडी डायगोनल, बोले तो बीडी। और आप सब जानते हो जो बीडी होता है उसकी लेंथ होता है √3, राइट? अब वही एटम है, तो ये हो गया आर आर आर, टोटल कितना हो गया? 4r। सो आई कैन से 4r इक्वल टू √3 है। 4r इक्वल टू √3 है। यहां से अपने सामने r और a में रिलेशन आ गया, r इक्वल टू √3/4। बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, जब जब आप बीसीसी पढ़ना या जब जब बॉडी का सवाल आए, तो बॉडी है तो साथ में √3। बोलो, बॉडी है तो साथ में √3, बॉडी है तो साथ में √3, r और a में रिलेशन है तो √3/4। जब मैं एफसीसी पहुंचूंगा ना, आपको सारा रिलेशन याद आएगा। खैर, r और a में रिलेशन आ गया है, √3/4 चलेगा। बोलो चलेगा। इस प्रकार से हमने a और r में रिलेशन निकाल लिया। बोलो निकाल लिया। इस प्रकार से हमने ए और आर में रिलेशन निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट है जेड, बोले तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब वो निकालते हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के लिए हमें देखना होगा कंट्रीब्यूशन। चलो देखते हैं कंट्रीब्यूशन। एटम कहां कहां है? सर एटम कहां कहां है?
8 कोने पे है और एक बॉडी के सेंटर पे है, यस और नो? जो कोने पे है उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8 और जो बॉडी के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन है 1, यानी 1/8 इंटू 8 प्लस 1 बोले तो 2। बच्चों यहां पे जो z है उसकी वैल्यू है 2, इसको समझिएगा। बॉडी सेंटर्ड जो बीसीसी होता है, देखने के लिए उसमें 9 एटम होता है, देखने के लिए उसमें 9 एटम होता है, वास्तविकता में उसका जो वेट है वो 2 एटम के बराबर है, उसका जो वॉल्यूम है वो 2 एटम के बराबर है, इफेक्टिवली वो मात्र 2 होता है, देखने के लिए तो वैसे 9 होता है। क्लियर? तो ये है बीसीसी। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया, ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, आर बराबर √3/4, मन में रिपीट करते रहेंगे, आर बराबर √3/4। नेक्स्ट है जेड और जेड की वैल्यू आ गई 2। चलो निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, वही करते हैं 400/500। याद आया? 500 था टोटल वॉल्यूम, 400 था ऑक्युपाइड वॉल्यूम। यार इसका ऑक्युपाइड वॉल्यूम कैसे निकालें? कितने एटम है? 2, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना? 4/3πr³। तो 2 एटम का वॉल्यूम कितना? 2 × 4/3πr³ अपॉन a³। यस और नो? 2 × 4/3πr³ अपॉन a³। बोलो करेंगे? बोलो करेंगे? सॉल्व नहीं करना आपको यार, सॉल्व नहीं करना आपको, जो मैं कह रहा हूं वो देखो। 2 × 4/3πr³ अपॉन a³, जो r है उसे हमने a के फॉर्म में लिखा, कैसे? 2 × 4/3πr³ अपॉन a³, राइट? अब जो r है उसे a के फॉर्म लिखा ताकि a³ कैंसिल हो जाए। तो अभी आपको मैंने बताया था r और a में रिलेशन, √3a/4, बॉडी है तो √3, ठीक? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई में आता है √3π/8। अब परसेंटेज में सॉल्व होके हो जाता है 68%। कितना होता है? 68%। अच्छा देखना कितना आसान है, लिसन केयरफुली। अगर हम बात करते हैं बीसीसी की, किसकी? बीसीसी की, मतलब बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में हमने सबसे पहले आर और ए में रिलेशन निकाला, तो कितना आया? √3a/4, नीचे 4 है। फिर आते हैं अपन किसमें? पैकिंग एफिशिएंसी में। तो पैकिंग एफिशिएंसी, बॉडी सेंटर है तो साथ में √3 तो आएगा, √3π/8, और जो परसेंटेज में आता है कितना आता है? 68%। तो ऐसे याद रखो, 68 नीचे है 8, जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए, जिनको याद है कोई दिक्कत ही नहीं है। इज दिस क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी अपने पास आ चुका है √3π/8, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो आता है 68%, यानी कि कितनी जगह खाली है? 32%। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, बीसीसी इज मोर एफिशिएंट देन एससीसी। बीसीसी इज मोर एफिशिएंट देन एससीसी। ये कहने का मतलब है बीसीसी इज समहाउ मोर स्टेबल देन एससीसी। बीसीसी इज समहाउ मोर स्टेबल देन एससीसी। वही सूटकेस वाला एग्जांपल सोचो ना यार, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी से ज्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी, रिजिडिटी, हार्डनेस एससीसी से ज्यादा है। इज दिस क्लियर? क्लियर? तो अपन ने निकाल लिया पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा नंबर? क्या आएगा नंबर? नेक्स्ट क्या पता करें? हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, जेड की वैल्यू निकाल ली, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दिया। चलो निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन क्या है? नियरेस्ट नेबरिंग एटम। ऐसे कितने एटम हैं जो सबसे करीब हैं? क्लियर? तो चलो देखते हैं डायग्राम। ये आपके सामने बीसीसी का डायग्राम है। बताओ इस एटम को कितने एटम छू रहे हैं, कितने एटम इसके सबसे करीब है? बोलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस बीच वाले एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, कितने सबसे करीब हैं? एंड आंसर इज 8। क्या बात है यार, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट है द नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसे मैं ई बोल देता हूं, द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। यार बीसीसी में 2 एटम के बीच में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? तो एक बार आपको डायग्राम देखना है। हमने अभी जो बीसीसी का डायग्राम बनाया था, जब भी नियरेस्ट बोले तो नियरेस्ट का मतलब है अपने को हमेशा टचिंग एटम देखना है, ठीक है? कौन एक दूसरे को टच कर रहा है। क्लियर? तो जब आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आप बात करो बीसीसी की, तो ये बच्चों हो गया आपका बीसीसी। इसमें एक एटम हो गया कोने वाला, तो मैंने बना दिया कोने वाला। एक हो गया बॉडी सेंटर, एक हो गया उस कोने वाला। ये जो कोने वाले एटम है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसे मैं जूम करके कुछ ऐसे बनाता हूं, कोने वाला, बॉडी के सेंटर वाला, और ये हो गया कोने वाला। क्लियर? ये तीनों के तीनों जो कि बॉडी डायगोनल है, जिनकी लेंथ है √3। क्लियर? सवाल आपसे पूछ रहा है 2 एटम के बीच की दूरी, तो बताओ इसमें जो सबसे करीबी एटम है, दैट इज दिस एंड दिस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है √3 है, तो ये लाल वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। हरी लाइन की डिस्टेंस टोटल थी √3 है, लाल वाली कितनी है? √3/2 बोल दे चलेगा?
√3a/2 बोल दे चलेगा, बोलो बच्चों। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई √3a/2, √3a/2। क्लियर। अब जो मैं कहने वाला सुनिएगा, बात करते हैं BCC की। बोलो इसमें Z की वैल्यू कितनी है 2। बताओ इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 68%। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8 8 8। इसका पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाला फॉर्मूला क्या है √3π/8। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 8 8 8। बॉडी है तो √3, बॉडी है तो √3, नीचे आएगा 8। क्लियर। तो आप ऐसे करके फॉर्मूले याद कर सकते हैं। याद होना चाहिए पाई वाला भी, याद होना चाहिए परसेंटेज वाला भी। बोलो याद हुआ, बोलो याद हुआ। अच्छा, अगर याद हुआ तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अपने उस पेपर की तरफ नहीं देखना, फटाक से टाइप करना है। पूछ लो क्या, पेपर की तरफ नहीं देखना, टाइप करना है। पूछ रहा हूं मैं, बताओ बताओ SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। बहुत बढ़िया, शानदार। बताओ SCC में Z कितना, SCC में Z, SCC में Z कितना 1। बहुत बढ़िया। BCC का Z, BCC का Z 2। बहुत बढ़िया। SCC का जो SCC यूनिट सेल का जो मास होगा वो कितने एटम के मास के बराबर होगा। SCC यूनिट सेल का जो मास होगा वो कितने एटम के मास के बराबर होगा। SCC SCC कितने एटम के मास के बराबर होगा 1। बहुत बढ़िया। BCC का जो मास होगा वो कितने एटम के मास के बराबर होगा 2। बहुत सिंपल बात है यार, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत। एक बच्चा मुझसे कह रहा सर एक कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिख रहा। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने एटम टच कर रहे हैं। चलो चलो चलो, आप देखो ना, यहां बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ। जिस बच्चे ने बीच में कहीं लिखा था, एक बच्चे ने लिखा था, उससे बात कर रहा हूं मैं। एक बच्चे ने लिखा था, सबको दिख गया, जिसको लिखा उसके लिए। बीच में बैठ जाओ। बोले बैठ गए। इसको कितने एटम छू रहे हैं, ये कोने वाला छू रहा है कि नहीं छू रहा है, पहले बताओ। एक कोने वाला छू रहा है कि नहीं छू रहा है 2। वो पीछे वाला छू रहा है कि नहीं छू रहा है 3। पीछे वाला छू रहा है कि नहीं छू रहा है 4। इधर वाला 5, पीछे वाला 6, इधर वाला 7, पीछे वाला 8। इस सेंटर वाले को कितने एटम टच कर रहे हैं, कितने नियरेस्ट हो गए, कितने इसके नियरेस्ट टचिंग एटम हो गए। बोले तो 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। जिस बच्चे ने पूछा था वो गायब भी हो गया। क्या उसको समझ में आ गया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया यार। क्या उस बच्चे को समझ में आ गया, समझ आ गया सर, वाह बहुत बढ़िया। चलिए ये थी हमारी सारी बात BCC की। नेक्स्ट है FCC। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, बोलो ना, अब तो आपके दिमाग में सीक्वेंस आ गया होगा, स्ट्रक्चर। फिर क्या बताऊंगा A और R में रिलेशन। फिर क्या बताऊंगा Z। फिर क्या बताऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी। फिर क्या बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। चलो देखते हैं। अगला है हमारा बच्चों FCC, फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो डायग्राम देखें। ये जो डायग्राम है बड़ा बढ़िया डायग्राम है। FCC का मतलब है एटम सभी कोने पर तो बैठा हो। क्या बोला मैंने, एटम सभी कोने पर तो बैठा हो, कोने के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे बैठा हो। जो मैं बोलने वाला हूं लिसन केयरफुली। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है एक जैसे एटम कोने पर बैठे हों और वही एटम फेस के सेंटर पे बैठे हों। आपको फील दिलाने के लिए नीला और हरा बनाया है। वास्तविकता में नीला और हरा नहीं होना चाहिए, हर जगह नीला नीला होना चाहिए। अगर बीच वाला एटम डिफरेंट होगा तो उसे हम FCC नहीं बोलते, उसे हम FCC लाइक बोलते हैं। हेलो, उसे हम FCC नहीं बोलते, उसे हम FCC लाइक बोलते हैं। तो FCC कब कहते हैं, FCC तब कहते हैं जब वही एटम कोने पर हो और वही एटम फेस के सेंटर पे हो। बोलो क्लियर। ये जो आपके दिमाग में आपके सामने नजर आ रहा है बच्चों, ये है FCC, बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एटम कहां है, कोने पर, और कहां है, सभी फेस के सेंटर पर। चलो बना लेते हैं इसका पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर प्रेजेंटेशन बनाया, 8 एटम कोने पे चिपकाया, एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे, एक एटम दाएं, एक एटम बाएं, एक एटम आगे, एक एटम पीछे, टोटल 6 फेस के सेंटर पे बैठाया। टोटल 6 फेस के सेंटर पे बैठाया। ये जो स्ट्रक्चर पेपर प्रेजेंटेशन आपको नजर आया बच्चों, यही FCC कहलाया। बच्चों यही FCC, बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाया। क्या किसी बच्चे की इसमें दिक्कत स्ट्रक्चर में। चलो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। इसी को जब हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं जिसमें इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नजर आता है, कुछ ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चर हमने कर ली। नेक्स्ट बात है A और R। तो मैंने कहा जब भी A और R को हमें देखना है, हमें ऐसे एटम ढूंढना है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, टचिंग एटम। तो बताओ
इस डायग्राम में ऐसे कौन से एटम है जो टच कर रहे हैं एट अ टाइम, है ना? ऐसे कौन से एटम है जो टच कर रहे हैं, ऐसे कौन से एटम है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो ध्यान से देखना, एक ये कोने वाला दिख रहा है आपको, इसे मैं नीला नीला बना देता हूं। एक ये कोने वाला, एक ये फेस का सेंटर, ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा डमरू के जैसा, डमरू का कोई एक फेस है, ये हो गया फेस का सेंटर या सोनो, और एक एटम ये और एक ये कोने वाला, शायद ये तीनों एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इन तीनों को जब हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ और नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे फेस डायगोनल। बोले तो एफडी। क्या आपको दिखा? क्या आपको दिखा? बोलो। अच्छा एक बात और यार, अगर कोई बच्चा डायग्राम को बहुत पास से देखेगा उसे दिखाई नहीं देगा, डायग्राम को थोड़ा दूर से देखना तो पूरा विजुअलाइजेशन होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल करीब में बैठे होंगे, लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, थोड़ा दूर से डायग्राम देखना, क्लियर कट दिखता है, दूर से देखना, पास से मत देखना, ठीक है? तो जैसे मैंने बनाया तो आप देखो जरा, ये जो लाइन है क्या ये फेस डायगोनल है? मतलब टच करने वाले एटम हमें किस एक्सिस के अलोंग मिलेंगे, किस लाइन के अलोंग मिलेंगे? एंड आंसर इज फेस डायगोनल, राइट? तो चलो निकालते हैं ए और आर में रिलेशन। तो ए और आर में रिलेशन निकालने के लिए हमने जो फेस डायगोनल था उसको पकड़ लिया। ये लेंथ कितनी है? आर। ये कितना है? आर। ये कितना है? आर। ये कितना है? आर। और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक बच्चों कितनी है? √2a। आप सबको फेस डायगोनल की लेंथ तो याद है ना यार? फेस डायगोनल कितना है बच्चों? √2a। तो मैं ऐसा कह दूं क्या? √2a। मैं ऐसा कह दूं क्या? 4r बराबर √2a। 4r बराबर √2a, मतलब r बराबर √2a/4। r बराबर √2a/4। अच्छा कितना आसान है। फेस है तो √2, बॉडी है तो √3। बोलो एक बार, फेस है तो √3, बॉडी है तो √2। तो अपने पास जितने भी अब एफसीसी के फॉर्मूले आने वाले हैं उन सब में √2 आने वाला है, ये बात तो पक्की है। रिलेशन बिटवीन आर एंड ए में नीचे 4 आएगा, तो आर बराबर क्या आ गया? √2a/4। क्लियर? फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज जेड पे। तो जेड का मतलब क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब एटम की लोकेशन देखो, एटम कहां कहां था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एटम कहां कहां था? सर एटम था 8 कोने पर। बोलो और कहां था? 6 फेस के सेंटर पर। बोलो हाँ या ना? एटम था 8 कोने पर और 6 फेस के सेंटर पर, सही है क्या? लोकेशन, एटम कहां था? 8 कॉर्नर पर और 6 फेस के सेंटर पर। ऑल राइट, अब इनका लिखते हैं इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो जो 8 कोना है 8 इंटू 1/8, और जो 6 फेस का सेंटर है दैट इज 6 इंटू हाफ, चलेगा? जो 6 फेस का सेंटर है दैट इज 6 इंटू हाफ, चलेगा? तो बोलो कितना आ गया? 4। यानी जो z की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आने वाली है? 4। हेलो, व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फॉर एफसीसी? 4। व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फॉर एफसीसी? 4। जल्दी से, एफसीसी में कितना था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था? एफसीसी में 1, बीसीसी में 2, बहुत बढ़िया। एफसीसी में, फेस सेंटर्ड में, एफसीसी में 4। कोई दिक्कत? हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, जेड भी निकाल लिया। बोलो अगला नंबर किसका? अगला नंबर किसका? पैकिंग एफिशिएंसी। चलो निकालें। वही 400 पर 500 करना है। 500 मतलब टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना? a क्यूब, और ऊपर लिखना ऑक्युपाइड वॉल्यूम। तो कितने एटम है? 4। कितने एटम है? 4। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? अब आर को हमने ऐसा लिखा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो जहां आर था उसके हमें ए के फॉर्म में लिखना था। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, आर बराबर √2a/4। यहां आप वैल्यू को पुट करेंगे √2a/4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आता है π/3√2। इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे √2 π/6। याद रखेंगे √2 π/6, याद करना आसान होगा। फेस है तो √2, बॉडी है तो √3, √3 π/8, और ये कितना है? √2 π/6। फेस है तो √2, फेस है तो √2। क्लियर? तो √2 π/6 जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो ये आता है 74%। कितना आया? 74%। द अमेजिंग थिंग इज एफसीसी में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है। ये जो आपको डायग्राम नजर आया था सबसे पहला वाला, इसमें खाली जगह सबसे कम है, अभी भी 26% है, अभी भी लगभग 25% है, विच इज वेरी वेरी हाई। मतलब अभी भी 100% एफिशिएंट कोई नहीं हुआ है। यस और नो? और क्योंकि अभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हुआ है, तभी आप देखना जब आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा ना, तो ये जो वैकेंट स्पेस है, ये जो वॉइड है, यहाँ पे आके जो छोटे छोटे एटम है जनरली जो कैटायन हुआ के बैठ जाएंगे। तो ये बैठ
क्यों गए कैटायन? जब मैं आपको आयनिक क्रिस्टल पढ़ाऊंगा वह याद दिलाऊंगा। क्यों ये आके बैठ गए? क्योंकि वैकेंट स्पेस है। खैर, अभी हमारे सामने पैकिंग एफिशिएंसी आ चुकी है 74% एंड √2π/6। बोलो चलेगा? बोलो चलेगा? आप सब ने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी इन तीनों का स्ट्रक्चर, ए और आर में रिलेशन, जेड, पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का बचा हुआ है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। जो मैं अभी कहने वाला हूं थोड़ा सा विजुलाइजेशन है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी। आप सबका चाहिए मुझे ध्यान। क्या बात है आदित्य, बहुत अच्छे बेटा। तो चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखिए क्या, अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, व्हाट इज द डेफिनेशन? नियरेस्ट एटम, मतलब ऐसे कितने एटम हैं जो किसी एटम के सबसे करीब है। बच्चों को याद होता है, लेकिन एक बार फिर भी विजुलाइज कर लेते हैं यार, क्योंकि विजुलाइजेशन पे भी सवाल कभी कभी आता है। तो कैसे विजुलाइज करें, एक बार सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इस वाले डायग्राम में। इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक, ये जो ऊपर नीली वाली बॉल है, दिख रही है क्या, जो कि फेस का सेंटर है, हाँ या ना? ये जो नीली वाली बॉल है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इसको कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं? नीली वाली बॉल को कॉर्नर के कितने एटम टच कर रहे हैं? नीली वाली बॉल को कॉर्नर के कितने एटम टच कर रहे हैं? आंसर इज 4। चलो, ये कॉर्नर का काम तो हो गया। अब कॉर्नर से नीचे आते हैं। अब कॉर्नर से नीचे आते हैं, नीचे आ जाओ। ये वाली जो बॉल है, क्या ये नीली वाली को टच कर रही? ये जो मैंने रेड वाली बॉल बनाई है, क्या ये नीली वाली बॉल को टच कर रही? बोलो ना। क्या जो ये रेड वाली बॉल मैंने बनाई है, ये नीली वाली बॉल को टच कर रही है? कर रही है, यस और नो? कर रही है। मतलब एक लाल इधर, एक लाल उधर, अपोजिट फेस पे। एक लाल इधर, एक लाल उधर, अपोजिट फेस पे, दो हो गए। फिर एक लाल इधर, एक लाल उधर, अपोजिट फेस पे। बोलो, एक आपको दिख रहा है, एक आपको दिख नहीं रहा है, पर अपोजिट फेस पे होगा, ये तो कॉमन सेंस से आपको पता होगा। ये वाला जो रेड मैंने बनाया पीछे टच कर रहा, ये वाला रेड उधर वाला, दोनों टच कर रहे हैं। मतलब इस नीले को कितने लाल टच कर रहे हैं? कितने लाल टच कर रहे हैं? 4। और जो लाल एटम है वो है फेस के सेंटर के एटम, हाँ या ना? मतलब ये जो नीली वाली बॉल है, इसको 4 कॉर्नर टच कर रहे हैं, नंबर 1। इसको 4 फेस के सेंटर टच कर रहे हैं, नंबर 2। एक बच्चा मुझसे कहता है सर टोटल कितनी फेस होती है? मैंने कहा अच्छा। सर ऊपर वाले का पता कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। और सर 4 की बात हमने कर ली? मैंने कहा हाँ। सर 4 1 5, अभी एक फेस तो बचा है। मैं आप सबसे पूछता हूं, जो नीचे वाला फेस होगा, जस्ट इमेजिन, जो नीचे वाला फेस होगा उसका जो एटम होगा, क्या इस ऊपर वाले को टच कर पाएगा? नीचे वाला जो फेस होगा नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका जो एटम होगा, उसका जो सेंटर होगा, वो यही कहीं इधर, इन दोनों से इधर टकरा के रह जाएगा, ऊपर वाले नीले वाले को टच नहीं कर पाएगा। मतलब जो अपोजिट फेस है वो उसको टच नहीं कर पाएगा। बोलो, ये दिखा क्या आपको? क्या आपको ये दिखा? हेलो, क्या आप सबको ये दिखा? एक बार फिर से, कोने वाले कितने हो गए? 4। नीचे वाले फेस के सेंटर कितने हो गए? 4। बोलो, क्या आप सबको ये दिखा? ऊपर वाले कितने हो गए? 4। नीचे वाले कितने हो गए? 4। बोलो बच्चों, ऊपर वाले हो गए 4, नीचे वाले हो गए 4। चलेगा? यही सेम सिचुएशन एज इट इज ऊपर भी तो होगी यार। मैं बनाना नहीं चाह रहा हूं, फिर मिटाना, चलो बना ही देते हैं। यही सिचुएशन बच्चों, ऊपर एक क्यूब होगा एज इट इज, उसमें भी तो होगी यार। तो ऐसे ही 4 ऊपर भी तो टच करेंगे, मतलब ये 4 ऐसे ऊपर भी तो होंगे। तो 4 + 4 + 4 बोले तो 12। ऐसे कितने एटम हैं जो नीली वाली को टच कर रहे हैं? तो आंसर है 12। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, तो कितने ऐसे एटम हैं? हाँ ऋषिका बेटा, ब्राउजर रिफ्रेश करते रहना। ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो 4 कोने के हो गए, 4 नीचे के हो गए, उसमें अपोजिट फेस नहीं है, और ऐसे ही 4 ऊपर के हो गए। सो टोटल ऐसे 12 एटम होंगे जो इस एटम को टच कर रहे हैं, या इस एटम के सबसे नियरेस्ट होंगे। एंड दैट्स वाई यहां पे हमसे पूछा जाता है टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? सो आंसर इज 12। आंसर इज 12। क्लियर? यहीं पर मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं,
हाँ, मैंने तभी कहा था बेटा इसको ध्यान से देखना। एक बार फिर से, एक बार और यार, चलो एक बार और, ठीक है, एक बार और सभी लोग। ये जो नीला वाला है मेरे साथ, जब मैं नीला बोलूं आप लाल मत देखना। ये जो नीली वाली बॉल है दिख रही क्या, सबसे ऊपर देखिए, इस नीली वाली बॉल को कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं? इस नीली वाली बॉल को कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं? इस नीली वाली बॉल को कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं, इसके कितने नियरेस्ट हैं? 4। तो 4 फिक्स कर लिया, ये हो गए कॉर्नर के। अब आ जाओ नीचे, नीचे ये लाल जो मैं भी नीला बना रहा हूं, इसको देखो जरा, नीला वाला ये, क्या ये उस नीले वाले को टच कर रहा है? बोलो। ऐसे अपोजिट फेस वाला हो गया 2। अब ये वाला भी टच कर रहा है, ऐसे अपोजिट हो गया 4। तो 2 तो 4। क्या ये समझ में आया? क्या नंदीश बेटा, क्या ये समझ में आया? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे उधर वाला 3, उधर वाला 4, यार अपोजिट फेस भी तो है। ये हो गया 4। जो डाउन फेस है, जो इस नीले का अपोजिट फेस है, मतलब जो सबसे नीचे है, वो इसको टच नहीं कर पाएगा। ऐसा देखो ना यार, ये जो हरी वाली बॉल है, लिसन केयरफुली, इधर देखो, ये जो हरी वाली बॉल है, अगर आप ध्यान से देखो तो हरी वाली बॉल, ये पहले वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में हरी वाली बॉल, जिसे मैं से रेड रेड कलर से डॉट 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 करके बना रहा हूं, ये हरी वाली बॉल ऊपर वाली हरी वाली बॉल को नहीं टच कर पा रहा है। देखो जरा, नीचे वाली हरी वाली बॉल ऊपर वाली हरी वाली बॉल को टच नहीं कर पा रहा, मतलब ये उसका नियरेस्ट एटम नहीं होगा। क्लियर? तो वही वाली बात मैं कर रहा हूं कि नीचे वाला ऊपर टच नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये हो गया 4 कॉर्नर का, ये हो गया 4 नीचे का, दैट इज डाउन का। अब जैसा ये नीचे है यार, एग्जैक्टली ऐसा ऊपर भी तो होगा। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, जैसा नीचे है ऐसा ही क्यूब ऊपर भी तो होगा यार। तो जैसी सिचुएशन नीचे है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन ऊपर भी तो होगी, और जब वही सिचुएशन ऊपर भी तो होगी, तो 4 ऐसे ही फेस ऊपर भी तो होंगे। यस और नो? तो कितने हो गए टोटल? 12 आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने जब काउंट किया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। क्लियर? तो एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 12। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। मैं आप सबसे पूछता हूं, इसमें सबसे करीबी दो एटम कौन से हैं? व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम? इसमें दो सबसे करीबी एटम कौन से बच्चों? यार ये अभी विजुलाइज कर लो, इतना ही विजुलाइजेशन, इससे ज्यादा नहीं है। सबसे नियरेस्ट एटम कौन से हैं? दो, मेरे ख्याल से फेस सेंटर और कॉर्नर के एटम। यस और नो? कॉर्नर और फेस सेंटर के जो एटम है, दे आर द नियरेस्ट एटम। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं क्या मैं? तो अगर हमसे पूछे डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, तो मैं बना रहा हूं, ये हो गया कॉर्नर का एटम, ये हो गया फेस सेंटर का एटम, ये हो गया कॉर्नर का, ये हो गया कॉर्नर का एटम, ये हो गया फेस सेंटर का एटम, ये हो गया कॉर्नर का। ये जो लेंथ यहां से यहां तक है, ये लेंथ है √2। हमसे इन दोनों एटम के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, मतलब हमसे ये वाली नीली वाली डिस्टेंस पूछा है। यस और नो? हमसे ये डिस्टेंस पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस है √2a। टोटल डिस्टेंस है √2a। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a/2। यस और नो? ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a/2। कोई दिक्कत? √2a/2, और आप कह सकते हो a/√2 चलेगा, और a/√2 चलेगा। कोई दिक्कत? ऑलराइट। अब आपका जो पेज है उसमें सारे फॉर्मूले एक बार देखो। आपने लिख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर और लिख लो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम a/√2 और √2a/2 लिख लिया। अब जो पूछ रहा हूं फटाफट आंसर देना, फटाफट। देने वाले हो क्या? बताओ, बताओ बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है परसेंट में? बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी बोला मैंने 68%, बहुत बढ़िया। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74%, बहुत बढ़िया। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले से, फेस है तो √2 पाई/6, फेस है तो √2 पाई/6। हेलो, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, बीसीसी सर बॉडी है तो √3 पाई/8, 68, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसमें सब कुछ 8 का खेल है। ऐसे ही एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, पाई वाले से पाई/6। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया।
तो आपने ये सारा डाटा याद कर लिया और मैं देख रहा हूं मेजर बच्चों ने आंसर दे दिया, मतलब सबको याद ही हो गया होगा। याद हो गया क्या? तो ये सारी बातें थी इस क्यूब से रिलेटेड। एक फैक्ट और बचा है, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। पर वो करने के पहले हम लोग करते हैं कुछ सवाल यही विजुअलाइजेशन वाले। तो पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। सवाल मैं एक बार आपके साथ पढ़ लेता हूं। इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर, मतलब ये रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दिया है 75 पिकोमीटर, एंड द लैटिस इज फेस सेंटर। उसने बोल दिया है कि भैया ये एफसीसी है, अपने से एज ऑफ द यूनिट सेल पूछा है, अपने से ए पूछा है। फटाक से फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। व्हाट विल बी द ए ऑफ यूनिट सेल? यार आर और ए में रिलेशन लिखो ना। अब ये फेस सेंटर है, तो जैसे मैंने कहा फेस है तो √2, तो आर बराबर √2a/4, आर बराबर √2a/4। आपसे पूछा क्या है ए, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 4r/√2, तो 4 इंटू 75/√2 मतलब 1.44। कोई बच्चा भी कर लेगा यार, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे को डाउट है? लगभग चलेगा बेटा। एक ऑप्शन है 173, एक ऑप्शन है 32, एक ऑप्शन 37 है, आपका 214 आ रहा है, 200 कुछ आ रहा है, तो 200 आ गया ना, तो एक ही ऑप्शन होगा 4। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। सवाल असर्शन रीजन में फ्रेम है, आजकल नहीं आता बट यार कर सकते हैं, पर थ्योरी का सवाल है। असर्शन एक एक करके, क्या असर्शन सही है पहले आप मुझे ए बताओ। A particle present at the corner of the cubic unit cell has 1/8 of its contribution to the unit cell. स्टेटमेंट सही है गलत? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है इन एनी क्यूबिक लैटिस, इन एनी cubic lattice the corner of the unit cell is shared by the 8 unit cell। क्या रीजन भी सही है? क्या रीजन भी सही है? हाँ रीजन भी सही है, लेकिन इमेजिन करो रीजन ऐसे लिखा होता बच्चों, कैसे लिखा होता? इन एनी लैटिस, लेट्स इमेजिन इन एनी लैटिस द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय द 8 यूनिट सेल। बताओ अब आप क्या बोलोगे, रीजन सही है कि गलत है? अब आप क्या बोलोगे जो मैंने लिखा है, अब ये सही नहीं है, अब ये गलत है, लेकिन जो आपके सामने रीजन दिया है वो सही है भैया। क्यूबिक में 8 में डिवाइड होता है, हर लैटिस में 8 में डिवाइड हो कोई जरूरी नहीं है। हेक्सागन हो गया तब, अब हेक्सागन में कहां से डिवाइड होगा? क्लियर? लेकिन इसमें जो रीजन दिया है उसमें लिखा है क्यूबिक, और क्योंकि क्यूबिक है इस वजह से ये रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, सो आंसर विल बी ए, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हेलो, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे में देख रहा था जब मैंने सवाल पूछा ना 5th वाला, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया। क्या सर? हाँ, जो रीजन है वो गलत है। उन्होंने वो मॉड्यूल का सवाल देखा होगा, मॉड्यूल में क्या था, सवाल में क्यूबिक नहीं लिखा है, जो मैंने लिखा वो लिखा है, तो वो वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो पकड़े गए। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? इन एनी क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक लैटिस है इस वजह से रीजन सही है। अगर इन एनी लैटिस होता तो हाँ गलत होता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, मैं सवाल को पढ़ूंगा भी नहीं, आपने पढ़ना है, आपने आंसर देना है, कंप्लीटली आपने करना है। तेजल जल्दबाजी में आंसर मत दो बेटा। चलो मैं एक सवाल मैं करके बता देता हूं, चलो मैं कर देता हूं, एक सवाल मैं करता हूं, अगला सवाल आप करना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी बहुत सारे सवाल है। इन सॉलिड क्यूबिक लैटिस p एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। इन सवालों में क्या होता है बच्चों, आपको पोजीशंस दी होती हैं, उन पोजीशन के बेसिस पे आपको कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे इफेक्टिव नंबर लिखना होता है, राइट? मतलब अभी हमें बोल रखा है कि जो p एटम है वो कॉर्नर पे है। अब अपने को पता है कि जो कॉर्नर है वो क्यूबिक में 8 है, मतलब कितने एटम हो गए 8, पर इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है 1/8, यानी इफेक्टिवली p कितने हो गए 1, पर जो p है वो बॉडी के सेंटर पर भी है, तो ये तो हो गया कॉर्नर 1। अब साथ में बॉडी का सेंटर है 1, यानी p कितना हो गया 2। इन द सेम वे आते हैं q पर, तो जो q एटम है वो सभी फेस के सेंटर पे है। कितने फेस सेंटर होते हैं 6, तो 6 एटम तो फेस के सेंटर पे हैं, पर जैसा मैंने कहा इसमें पोजीशन के बेसिस पे, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे इफेक्टिव नंबर निकालना होता है।
तो वास्तव में एटम तो 6 है, पर हमें लिखना है इफेक्टिव नंबर। तो कैसे लिखूंगा मैं? 6 इंटू हाफ बोले तो 3। लो यार, अपने सामने P आ गया, अपने सामने Q आ गया, इनका सिंपलेस्ट फॉर्मूला इससे छोटा और तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी आंसर P2 P3 हो गया। मैंने देखा लाइन से बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया, तो मतलब आप सबसे कहीं ना कहीं ये बन गया। बोलो, अगर आपसे ये सवाल बन गया, बोलो, अगर आपसे ये सवाल बन गया तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। In a solid, A atoms are present at corners and B atoms at face center. If one of A atom is removed from corner, then formula will be। हमने किसी एक कॉर्नर से A को हटा दिया, फॉर्मूला बताना है। अश्वनी कुमार ने, सॉरी मोहित ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले दिया, उसके बाद अश्वनी ने, उसके बाद श्वेता ने, उसके बाद यार कुछ नए बच्चे नजर आ रहे हैं क्या, उसके बाद तनिष्का ने। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल। लकी क्या आंसर दे रहे हो बेटा? 31 भाई, लकी किसका आंसर दे रहे हैं? वेल, द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज A7B24। A7B24। चलिए समय समाप्त, मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए, कुछ बच्चों से नहीं बना, मैं देख रहा था। बच्चों, इसमें जो पोजीशन गिवन है, सुनो यार, इसमें जो पोजीशन गिवन है, पोजीशन के बेसिस पे इफेक्टिव नंबर लिखना होता है। क्लियर? तो ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो ए की लोकेशन क्या दे रखी? कोना। अब कितना कोना होता है? 8। तो 8 कोने पे 8 एटम बैठे हैं, पर सवाल कहता है इफ वन ऑफ ए एटम इज रिमूव, एक एटम को हटा दिया, तो वैसे तो 8 होते, पर एक हटा दिया तो 7। अब 7 एटम कोने पे है, पर कोने का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 7 इंटू 1/8 मतलब ए कितना हो गया बच्चों? 7/8। ये ए का इफेक्टिव नंबर है। क्लियर? और फिर हम चलते हैं बी के पास। अब बी की लोकेशन है एट फेस सेंटर। सारे फेस सेंटर ने कुछ हटाया है? सारे फेस सेंटर है। तो कितने फेस सेंटर होते हैं? 6। तो 6 इंटू हाफ बोले तो 3। नहीं समझ पाए? अब ए का नंबर कितना आया? 7/8। बी का नंबर कितना आया? 3। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो ना यार, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, तो क्या बन जाएगा? A7B24। कहां दिक्कत है बताओ, इसमें कहां दिक्कत है? समझ गए क्या? ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज A7B24। बहुत बढ़िया। अगर आप सब सीख गए इस सवाल को, तो अगले सवाल का आंसर पूरी क्लास दे रही है। दे रहे हो क्या? अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा टेढ़ा है। जल्दी से। A atoms occupy corner, B atoms occupy 50%, C atoms occupy 50% as center। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको बताना है। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ। उजैफा खान ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, लाइन से सही आंसर दे रहे हैं। श्वेता, श्वेता बेटा आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी मुझे लग रहा है। अतिथि, बरखा, ऑलराइट, समय समाप्त। जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज A2B3C3। जिनसे नहीं बना, जिन्होंने गलत किया, उनका ध्यान चाहिए। आई विल नॉट रिपीट अगेन, प्लीज लिसन केयरफुली। ए एटम बैठा है कोने पर, ए एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर लिखा है ना उसने, तो कोने कितने हो गए? 8। तो 8 इंटू 1/8 बोले तो 1। फिर आते हैं बी के पास। बी एटम्स ऑक्यूपाई 50% फेस सेंटर। अब कितने फेस सेंटर होते हैं? 6। तो 6 का 50% कितना हुआ? 3। 50% ऑफ फेस सेंटर, तो फेस सेंटर कितने? 6। तो 6 का 50% कितना हुआ? 3। कंट्रीब्यूशन कितना? हाफ। तो बोलो कितना? 3/2। इन द सेम वे आते हैं सी पर। सी एटम्स ऑक्यूपाई 50% एज सेंटर। टोटल कितने एज सेंटर होते हैं? 12। 12 का 50% कितना? 6। तो 6
इंटू 1/4। 1/4 क्यों भैया? जो एज के सेंटर पे होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है भैया। जो एज के सेंटर पे होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। बोलो हाँ या ना? तो 6 इंटू 1/4 बोले तो 3/2। खेल खत्म यार। A1 B 3/2 C 3/2 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। A2 B3 C3 कहां दिक्कत है आप मुझे बताओ। ऐसा लग रहा है अब आप सब अगले सवाल का सही जवाब दे रहे हो पक्का। अब सीख गए। अब आपने कसम खा ली सर, आप गलत नहीं करने वाले हो। आप गलत नहीं करने वाले सर, हम सीख गए। 2-3 सवाल में आप सीख गए यार। यस और नो? अगले सवाल में आप सबसे मुझे आंसर की उम्मीद है। और अगला सवाल थोड़ा टेढ़ा है। आप सबके सामने अगला सवाल थोड़ा टेढ़ा है, मैंने पहले कह दिया। तसल्ली से पढ़ना सवाल, मजेदार सवाल है। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले सही जवाब देता है। गुड प्रॉब्लम। जिस बच्चे ने सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया उसका नाम है अर्णव कुमार। प्राची विष्णु, बहुत बढ़िया बेटा, दोनों ने ही बिल्कुल सही, सबसे पहले सही आंसर दिया। सबसे पहले आंसर किसी और ने टाइप किया था बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बट चलेगा। ऑलराइट, जिनको नहीं समझ में आया उनका ध्यान चाहिए स्क्रीन पर, उनका ध्यान चाहिए स्क्रीन पर। आई विल नॉट रिपीट अगेन। बच्चों लोकेशन देखो, कंट्रीब्यूशन लिखो और इफेक्टिव नंबर निकालो यार, कहां कुछ है। एक्स एटम्स आर प्रेजेंटेड 6 कॉर्नर। अब एक्स को हम पकड़ लेते हैं। तो एक्स कहां कहां मौजूद है? 6 कॉर्नर पे है ना। तो 6 कॉर्नर पे एक्स है तो 6 इंटू 1/8। अब देखो कहीं और भी है क्या? नहीं, कहीं और नहीं है। तो एक्स कितना हो गया? 6/8। क्लियर? एक्स की पोजीशन के बेसिस पे हमने इफेक्टिव नंबर लिख लिया और एक्स आ गया 6/8। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो आ गया 3/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। फिर आते हैं अपन वाई पर। अब सवाल कह रहा है कि वाई एटम्स आर एट रिमेनिंग कॉर्नर एंड ओनली एट दोज सेंटर, ओनली एट दोज फेस सेंटर विच आर, या इसमें करेक्शन है, विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक मिनट। इसका जो आंसर दिया है विच आर नॉट अपोजिट से दिया है। हेलो हेलो हेलो, जिन बच्चों ने मुझे आंसर दिया था यार, एक खेल है इस सवाल में। जो सवाल प्रिंटेड है उसका आंसर कुछ और है और जो सॉल्यूशन है वो अलग सवाल से है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। जो लोग टाइप कर रहे हैं वो बंद कर दे टाइप करना। अब जो मैं कह रहा हूं लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। कैसे आंसर निकालिए बेटा, कुछ मतलब जिन बच्चों ने आंसर दिया है पकड़े गए। हाँ खैर, तो जो सवाल लिखा है उसमें करेक्शन होना चाहिए विच आर नॉट अपोजिट। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लो, मैं दोनों सिचुएशन बता रहा हूं, दोबारा नहीं कहूंगा बेटा, प्लीज टाइप करना बंद कर देना अभी, है ना। तो विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, अगर ये होता तो क्या होता, विच आर अपोजिट होता तो क्या होता, मैं दोनों बता रहा हूं। ठीक, अब जो सवाल का आंसर प्रिंटेड है ना, विच आर नॉट अपोजिट से, अब सुनिएगा ध्यान से। वो कह रहा है कि जो वाई एटम है वो रिमेनिंग कॉर्नर पे, तो 6 कॉर्नर पे कौन बैठ गया है? एक्स। अब वाई एटम है 2 रिमेनिंग कॉर्नर पे, तो 2 रिमेनिंग कॉर्नर मतलब 2, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। अब देखते हैं और कहां है। एंड एट दोज फेस सेंटर विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, मतलब अगर यहां अपोजिट फेस सेंटर होता, केस 1 जो सवाल प्रिंटेड था, अगर यहां अपोजिट फेस सेंटर होता
तो अपोजिट फेस जैसा कि आपको पता है 1 और 2 मात्र 2 होता है, लेकिन एक्चुअल में जो सवाल का आंसर फ्रेम है वो अपोजिट से नहीं है। मतलब अगर मैं सवाल मान लेता सही नॉट अपोजिट नहीं अपोजिट, तो मैं पता क्या करता, कुछ ऐसे करता 2 into 1/8 प्लस विच आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब कितने फेस हो गए 2, क्लियर। अब 2 into हाफ मैं ऐसे करता, लेकिन एक्चुअल में जो सवाल का आंसर फ्रेम है वो फ्रेम है नॉट अपोजिट से, राइट। अब नॉट अपोजिट से फ्रेम है कहने का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि जो वाई एटम है ऐसे फेस पर है जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। मतलब अगर एक एटम इस वाले फेस पर है तो अगला एटम नीचे वाले फेस पर नहीं है, क्योंकि नीचे वाले फेस पर होने से तो वो अपोजिट हो गया। तो एक यहां है, एक यहां है, क्लियर। और एक एटम इधर है या कोई आप दूसरा फेस ले सकते हो जो अपोजिट नहीं है। मतलब आपको इसमें 6 में से ऐसे फेस ढूंढने हैं जो अपोजिट नहीं है, राइट। तो 1 फेस 2 फेस, दूसरा हम उधर वाला फेस ले लेते हैं, क्लियर। तो टोटल ऐसे कितने फेस हैं विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे कितने फेस हैं जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो आंसर आएगा 3 फेस। मतलब अगर हम नॉट अपोजिट से ले तो कितने फेस सेंटर आगे बच्चों 3, तो आंसर हो जाएगा 3 into हाफ। हाफ क्यों किया अपन ने, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ, क्लियर। अब यहां से हमारे सामने आ गया y का नंबर, राइट। अब आते हैं z पर। तो सवाल कह रहा है जो z है, z एटम्स आर प्रेजेंटेड रिमेनिंग फेस सेंटर। तो कितने फेस सेंटर थे 3, तो 3 तो भर दिए y ने, अब कितने भर गए 3, तो 3 पे कौन बैठा है z, तो 3 into हाफ z हो गया। एंड बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। अरे सबको समझ में आ रहा है ना, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, क्लियर। तो जब आंसर इससे निकालोगे तो इससे आंसर आता है x3y7z10, x3y7z10, क्लियर। लेकिन अगर जैसा सवाल था हम वैसा करते तो क्या करते, जैसा सवाल था वैसा करते तो x की वैल्यू होती 6 into 1/8 बोले तो 3/4, और y की वैल्यू होती बच्चों 2 into 1/8 प्लस 2 into हाफ, क्लियर क्लियर। और z की वैल्यू क्या होती, अब z होता रिमेनिंग फेस के सेंटर पे, तो 2 के फेस सेंटर पे y बैठा है, तो कितने फेस सेंटर बैठे अभी 4, तो क्या करते आप 4 into 1/2 प्लस 1, ये आंसर होता एक्चुअल प्रॉब्लम से। तो अपन ने आंसर को नहीं बदला, अपन ने सवाल में छोटा सा करेक्शन कर लिया और वो है नॉट। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, बोलो। तो जो एक्चुअल सवाल था वो नॉट से आंसर आया है, तो हमने नॉट वाला ही करेक्शन कर लिया। लेकिन आपको मैंने दोनों ही बातें बता दी, अगर नॉट नहीं होता तो क्या करते, नॉट है तो क्या किया, बोलो, समझ में आया। वेल द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज x3y7z10, x3y7z10। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ऑलराइट। तो यहां तक सारा का सारा कंसेप्ट था यूनिट सेल से रिलेटेड, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी, इन सभी का हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, दैट इज डेंसिटी। तो बच्चों एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में कई बार इससे सवाल आ चुका है, और बच्चा अक्सर इसमें गलती करता है, पता नहीं क्यों। तो जैसे मैं कह रहा हूं एक बार उसको सुनिएगा, ठीक है। हम लोग क्या निकालने वाले, डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी निकाल रहे हो उसका मास, जिसकी डेंसिटी निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम। इमेजिन करो हम लोग किसी क्रिस्टल की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है, तो ये हमारे सामने कोई सॉलिड, अब हमें इस सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है। तो सो सिंपल यार, आप रख दो इसका मास, आप रख दो इसका वॉल्यूम, आ जाएगी इसकी डेंसिटी। लेकिन ट्विस्ट यहां पे क्या है, जरा सुनिएगा। हम लोगों ने क्या सोचा, ये जो सॉलिड है हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। अब अपने को पता है जो डेंसिटी है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैं कहता हूं डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कहने का मतलब है कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो जितना फिक्स है। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर एमएल, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, थोड़ा पानी लेने से, ज्यादा पानी लेने से उसकी डेंसिटी नहीं बदलेगी। तो हमने क्या सोचा, अगर हमें इस सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है तो पूरे सॉलिड की डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है दैट इज यूनिट सेल, उस यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें।
तो अब हमारी जो कहानी है वो चली थी सॉलिड की डेंसिटी से, आके रुक गई है यूनिट सेल की डेंसिटी पे। द लॉजिक इज, जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी, क्योंकि जो यूनिट सेल की डेंसिटी है वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हमारा दिमाग ये सोचने में लग गया, भाई किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालें? क्लियर? अब यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना है तो अगेन चलते हैं फॉर्मूले के पास। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना। मैं अभी आपको डेंसिटी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको डेंसिटी समझने के लिए जो थॉट प्रोसेस चाहिए, आपके दिमाग में जो थॉट होनी चाहिए वो बता रहा हूं। क्लियर? तो अपने सामने डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ हम किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं? यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं कि पूरे सॉलिड की निकाल रहे हैं? हम डेंसिटी कैलकुलेट किसकी कर रहे हैं? किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं? तो द आंसर इज, हम डेंसिटी निकाल रहे हैं यूनिट सेल। ठीक है क्या? तो हम किसका मास रखेंगे? यूनिट सेल का। हम किसका वॉल्यूम रखेंगे? यूनिट सेल का। क्या हम जिस यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम ए क्यूब है? वॉल्यूम निकालने में अपने को दिक्कत नहीं है, अपने को ए पता होना चाहिए, हम तुरंत वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेल की मास की। क्लियर? बच्चों इमेजिन करो ये एससीसी होता। कैसा होता? एससीसी। कैसा होता? एससीसी। तो बताओ एससीसी में टोटल कितने एटम नजर आते हैं? अगर एससीसी होता तो बताओ एससीसी में टोटल कितने एटम नजर आते हैं? 8। बट इफेक्टिवली कितने होते हैं? 1। तो एससीसी यूनिट सेल का अगर मुझे मास लिखना है तो मैं 8 एटम का मास लिखूं कि मैं 1 एटम का मास लिखूं? मैं 8 एटम का मास लिखूं कि मैं 1 एटम का मास लिखूं? क्या बात है? इन द सेम वे अगर बीसीसी होता तो मैं बताओ कितने एटम का मास लिखता? 9 एटम का मास लिखता कि 2 एटम का? 2। कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत हैं कि सर अब हमें तो लिखना है मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और हमारा डेंसिटी आ जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम डेंसिटी निकाल किसकी रहे हैं? हम डेंसिटी निकाल रहे हैं यूनिट सेल की। तो किसका मास लिख रहे हैं? यूनिट सेल का। किसका वॉल्यूम लिख रहे हैं? यूनिट सेल का। तो कहीं ना कहीं जब हमें यूनिट सेल का मास लिखना है तो हमारे दिमाग में लॉजिक आ गया, यार यूनिट सेल का मास लिखना है तो मुझे एक एटम का मास पता करना है, क्योंकि एक एटम का मास पता चला तो एससीसी है तो इंटू 1 करना है, बीसीसी है तो इंटू 2 करना है, एफसीसी है तो इंटू 4 करना है। क्लियर? नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम। all the time what I'm thinking is how to calculate mass of an atom. तो so simple, इमेजिन करो मेरे पास n पार्टिकल है, n पार्टिकल का मास है 1 ग्राम, m ग्राम। तो मुझे n का मास दे रखा है, बट मेरा लॉजिक है, मेरा तरीका है एक पार्टिकल का मास निकालने का। तो मैंने कहा यार n पार्टिकल का मास m ग्राम है तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा? m by n ग्राम, राइट? m by n ग्राम इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। लेकिन हम एक पार्टिकल के मास निकालने में क्यों इंटरेस्टेड हैं? ताकि हम यूनिट सेल का मास निकाल पाए। अब तो बस हमें z से मल्टीप्लाई करना है। अगर एससीसी है तो इंटू 1 करना है, अगर बीसीसी है तो इंटू 2 करना है, अगर एफसीसी है तो इंटू 4 करना है। तो हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, z पार्टिकल का मास हमने लिख लिया z इंटू एम बाई एन और डेंसिटी का फॉर्मूला बना लिया z इंटू एम बाई एन अपॉन ए क्यू। क्या किसी बच्चे को ये फॉर्मूला फील करने में दिक्कत आई? क्या किसी बच्चे को ये फॉर्मूला फील करने में दिक्कत आई? क्यों ये फॉर्मूला ऐसा आया? क्यों z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब आया? क्लियर? बच्चों एक कॉमन सेंस का जवाब देना। मैंने आपको बताया था दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है वही उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है वही उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ऑलराइट, इमेजिन करो यहाँ n नहीं यहाँ Na होता। इमेजिन करो यहाँ n नहीं यहाँ Na होता तो क्या उसका वेट m ग्राम नहीं मॉलिक्यूलर वेट होता? तो क्या उसका वेट m नहीं मॉलिक्यूलर वेट होता? यस और नो। मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज होता और शायद वो फॉर्मूला देखने में कुछ ऐसा होता, जहां n है वहां Na और जहां स्मॉल m है वहां मॉलिक्यूलर वेट होता। तो इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हमें वास्तव में एक पार्टिकल का मास चाहिए और एक पार्टिकल का मास को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट सेल का मास मिल जाएगा, अपॉन ए क्यूब करेंगे तो डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर? अब बच्चा इसमें गलती कहां करता है? वो गलती करता है कैलकुलेशन में, और कई बार बच्चा गलती करता है इसके फील में। तो फील बहुत सिंपल है यार, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी? यूनिट सेल का। तो किसका मास? यूनिट सेल का। किसका वॉल्यूम? यूनिट सेल का। ये था इसमें सवाल का एक टाइप। क्लियर? मेरे हिसाब से भी टाइम हो रहा है,